जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर मैं हर सत्र के पहले में करवाता हूं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, हार नहीं मानूंगा। सोचिए, अगर इस पंक्तियों को अगर हम अपने जीवन, अपने मनस्पटल में, जीवन में अगर संजो लें तो मेरे प्रिय साथियों आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य की प्राप्ति का जो सपना है वो कभी जो है आपका, कभी भी आप उससे पीछे नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करके ही रहेंगे, क्योंकि इस पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा समर्पित और कितना ज़्यादा दृढ़ संकल्पित ये पंक्ति है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षा नहीं देने के बाद भी उनके मूर्त के सामने जो है प्रैक्टिस कर, प्रयास कर, उसने विश्व का सबसे बेहतर धनुर्धारी होने का जो है कीर्तिमान रचा था। उसी प्रकार ये दृढ़ संकल्प इस पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी इसी संकल्प के साथ अपनी तैयारी करें, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था वो हमारे सामने है। प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो है शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही होगा। आइए हम बच्चों के आंसर को देखें। रोशनी देवांगन ने आंसर पहले का सी दिया है, शुभांशु शुक्ला, वेरी गुड। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक आंसर और कहा है, चेयरमैन ऑफ आईसीसी जय शाह है, वेरी गुड। जो आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो आपका चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो जय शाह जी हैं, बिल्कुल सही। मैंने पढ़ाते पढ़ाते इस प्रश्न को पूछा होगा। सूर्या ठाकुर ने सी शुभांशु शुक्ला बिल्कुल सही आंसर दिया है। साक्षी ने सी आंसर पहले का बिल्कुल सही आंसर दिया है, और साक्षी ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी आंसर दिया है, वेरी गुड प्यारे साथियों। और इस जो है आपके इस कंसिस्टेंसी को जो है हमें ब्रेक नहीं करना है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ये जो 3 लोग हैं ये जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे जरूर लगाएं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? तो ये कर है जिसे विवित या विविता भी कहा जाता था, और ये कर अधिकारी, ये कर मतलब चारागाहों पर जो कर लगाया जाता था वो अधिकारी कौन होता था? तो आप देख सकते हैं कि विविता अध्यक्ष इसका नाम हुआ करता था, और जो है विविता नामक ये कर लगाया जाता था मौर्य शासन के समय में। तो आप इसे याद रखें, क्लियर। चले आगे। भारतीय रेलवे के आरक्षित टिकट बुकिंग नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, मैंने बच्चों का नाम नहीं लिया है क्या, देखते हैं कि आंसर जो है विविध आंसर रोशनी देवांगन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होगा, और साक्षी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, सेकंड का 2 आंसर। तो वेरी गुड प्यारे साथियों, आप जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप
लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करिए। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डेली सवेरे जो है पीडीएफ उसमें अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जीके जीएस के क्वेश्चंस भी जो है आपके जीके जीएस के जो है पोर्शन भी उसमें डाले जाते हैं डेली, जो कि अधिकतर वनडे एग्जाम में लाइक सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में, सीजी व्यापम में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में जो वन लाइनर फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसके बहुत सारे फैक्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आते रहता है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। चलो अब आ जाते हैं करंट अफेयर की ओर। भारतीय रेलवे के आरक्षित टिकट बुकिंग नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार सामान्य कोटे से वेटिंग लिस्ट टिकटों की सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाई गई है? तो देखो, अधिकतर जो है रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए लोग 2-2, 3-3 महीने से जो है प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि हमें जो है टिकट मिल जाए, और 2 महीने पहले ही जो है कई बार ऐसा होता है कि सीट दिखाती ही नहीं है, क्योंकि वेटिंग का जो परसेंटेज है, वेटिंग का जो सीट होता है वो जो है आपका क्या कर दिया जाता है, तो पूरी तरीके से बुक कर दिया जाता है। तो अब इस वेटिंग के जो टिकट, वेटिंग सीट के जो क्या बोलते हैं आपका कहा जा सकता है, वेटिंग टिकट की जो वेटिंग लिस्ट जो है उसको जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब ऐसा है कि जब वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग अपना टिकट पहले जो है अगर थोड़े लेट से भी अगर बुक कराना चाहेंगे तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये कितना कर दिया गया है, तो ओहो देख लिए आंसर आप लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी 40% से 60% तक ये कर दिया गया है। और मैं शुरुआत में ही बताया आपको, ये चेंजेस इसलिए किया गया है कि अधिकतर वेटिंग टिकट की सीमा 25% के आसपास थी। अब वो है क्या है, यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता था। अधिकतर 2 महीने पहले ही नो रूम दिखाया करता है, मतलब दिखाता है ना, पोर्टल में, आईआरसीटीसी में, और टिकट बुकिंग में 20 से 25% की गिरावट आई है। तो रेलवे को नुकसान भी हुआ है इससे। क्या होता है कि पहले से कोई टिकट बुक करा लिया, अब मान के चलो बाद में वो नहीं जाना चाहता है या वो कैंसिल करवा देता है, तो वो सीट तो खाली हो गई ना। ठीक है, फिर उसके बाद तत्काल में जो है बहुत सारे टिकट को जो है सेल किया जाता है। उसके तहत बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो मतलब एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा पैसे में जो है हमें टिकट लेना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो, इसलिए जो है आपका क्या कर दिया गया है, पहले तो नियम आया था कि आधार लिंक करना ज़रूरी है, आधार के हिसाब से ओटीपी आएगा, ठीक है, जिसमें आपका नंबर लिंक होगा। वैसे ही अब क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ाने से लोग क्या होंगे, अब थोड़े लेट से भी जो है वो क्या करा सकते हैं, अपने टिकट को बुक करा सकते हैं। क्लियर है, वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, ये जो नियम है, राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस, इन दोनों में नहीं लगेगी। ठीक है, इनकी टिकट जो रहती क्या रहती है, थोड़ी प्रीमियम रहती है, और आपका इसलिए इसे किया गया है। क्लियर। अब भारतीय रेलवे 1853 में बना है। आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन के समय ही जो है भारतीय रेलवे का निर्माण हो चुका है। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अश्वनी वैष्णव इसके रेल मंत्री हैं। सतीश कुमार अध्यक्ष और सीईओ हैं वर्तमान के। क्लियर। चलो, स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। तो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट आ चुका है, और कौन सा शहर स्वच्छता के मामले में 7 बार से लगातार स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान में है। इसको तो आपको बता देना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, है ना। तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर 7 बार लगातार स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे आया है। अब देखो, कंटिन्यू अगर आप आईपीएल देखते रहोगे तो बोर हो जाओगे ना, ठीक है। लेकिन आईपीएल में अगर ऐसा कोई नियम आ जाए, ठीक है, तो नियम आ जाए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाए, जैसे इंपैक्ट प्लेयर का जो है सिस्टम लाया गया, ड्रीम 11 आया,
ठीक है। तो ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट बढ़ता है। वैसे ही टेस्ट मैच में बहुत देर से जो है मैच होता था, तो उसमें भी सीमा ला दिया गया है कि आप जो है 1 मिनट के भीतर जो है बॉलर को खड़ा होना ज़रूरी है। मतलब मैं खेल से बताया आपको। वैसे ही जीवन में हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप एक सब्जेक्ट को रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो इसीलिए शेड्यूल ऐसा बनाया जाता है कि डेली कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो है उसको टारगेट किया जाए और एक सब्जेक्ट रिवीजन का रहे, जिससे कि हमारा दिमाग जो है वो पढ़ाई के प्रति बना रहे। ठीक है। फ्रेश माइंड में जो है मैथ्स बनाया जाए। मॉर्निंग उठ के मैथ्स बनाओगे फ्रेश माइंड सेट के साथ तो कैलकुलेशन अच्छा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा कुछ ना कुछ क्या है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, ये तो कंसिस्टेंट चल ही रहा है 2016 से, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड ऑन किया गया है, वो है स्वच्छता प्रीमियर लीग। क्रिकेट नहीं है भाई, है ना। ये सर SPL हो रहा है क्या, क्रिकेट मैच हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, है ना। मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें एक विशेष लीग है ये, ठीक है, जिसमें ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जो लगातार 3 साल तक स्वच्छता रैंकिंग में टॉप में रहे हैं। इन शहरों को बाकी शहरों के लिए मॉडल सिटी माना जाएगा और अलग विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे ताकि प्रतिस्पर्धा का सही माहौल बन सके। समझ रहे हो, प्रतिस्पर्धा का माहौल सही बना रहे, इसीलिए इस कार्य को किया जा रहा है, स्वच्छता प्रीमियर लीग। अगर हम बात करें इस बार रैंकिंग के अकॉर्डिंग 14 सबसे स्वच्छ जो है आपका शहर जो कि स्वच्छता प्रीमियर लीग में शामिल हुए हैं, वो है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, चंडीगढ़, नोएडा, तिरुपति, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से है, नई दिल्ली, सासवड़, पाटन, उज्जैन, पंचगनी, वीटा और बुधनी। ठीक है। तो ये शहर है प्रमुख रूप से जो काफी स्वच्छ रहे हैं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2016 के अनुसार 2016 से प्रारंभ हुआ है। आवास एवं शहरी कार्य के मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। नागरिक भागीदारी मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छता जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा फैलाना जरूरी है। बेहतर जीवन के लिए खुले में शौच से मुक्त करने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। तो ये प्रमुख उद्देश्य है, इसे आप याद रखें। ठीक है। क्योंकि आजकल कूट पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रमुख उद्देश्य जो है, जो कि हमारे केंद्र सरकार के शहरी एवं नगरीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें जो है आपका क्या करेंगे, आप तो याद रखेंगे कूट पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। चलो अब आ जाइए। हाल ही में इजराइल ने अपना पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित और स्वदेशी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इजराइल जो है वो सारे जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं, जितने भी यंत्र लगे हैं, जितने भी आपके इसमें उपकरण लगे हैं, उन सभी को अपने देश में ही बनाया है। इसलिए क्या लिखा है, स्वदेशी संचार उपग्रह, है ना, और अपने से बनाया है। इसका नाम है ड्रॉर 1 इसका नाम है। धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर ये स्थित होगा। 15 सालों का टारगेट रखा गया है, 15 साल तक कार्य करेगा। और मुख्य रूप से इजराइल जो है अधिकतर अपनी जो भी मिशंस रहता है उसके सीक्रेट को क्या है, लॉन्च नहीं करता है ज़्यादातर। ठीक है। तो इसमें हम लागत देख लेते हैं कितना लगा है। तो इसमें जो है आपका 1670 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों के अनुसार 4.5 टन ये भारी है। अमेरिका की मदद से इसे प्रक्षेपित किया है SpaceX Falcon 9 रॉकेट में। ठीक है, SpaceX कंपनी के द्वारा। और धरती में होने वाली सभी गतिविधियों का, वायुमंडलीय गतिविधियों का ये जो है क्या करेगा, तो देखरेख करेगा। क्लियर। और इसे धरती से दोबारा जो है आपका क्या किया जा सकता है, तो रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है। चलो, इजराइल यरूशलेम इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। 14 मई 1948 में इसकी स्थापना हुई है। हिब्रू भाषा बोली जाती है। एशिया महाद्वीप में ये स्थित है और हाल फिलहाल में आपने इजराइल और आपका ईरान की लड़ाई को तो देखा ही होगा। ठीक है, चलो अब सीज फायर हो चुका है। चलो, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2025 को अधिसूचित किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि नई दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें ट्रांसजेंडरों की प्रमुख जरूरतों को, प्रमुख जो है इनकी समस्याओं को दूर करते हुए इस प्रणाली को लाया है, जिसमें अब जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रमाण पत्र देगा। 30 दिनों के अंदर प्रमाण देना अनिवार्य है। आवेदन अगर ये करते हैं तो आवेदन मिलने के बाद 30 दिनों के बाद जो है आपका ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र इनको मिलना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र उनकी लैंगिक पहचान और कानूनी मान्यता देगा उन्हें, और सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी तक पहुंच आसान करेगा। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आजकल जितने भी मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स जो आते हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स के अलग सीट्स होते हैं, तो उन सीट्स को भी फुलफिल किया जाएगा और इन्हें उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। उन्हें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी जितनी भी सरकारी योजना है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें पूरा क्या किया जाएगा, तो आपका मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्यों दिया जाएगा स्पेशली? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको जो है अभी भी समाज से अलग नज़रिए से देखता है। लेकिन अब भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उसे हमें समाज से अलग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे जो मैं हमेशा कहता हूँ वो एक इंसान ही है और इंसान को इंसान के नज़रिए से ही देखना चाहिए। ठीक है, चलो चलें आगे। दिल्ली सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। अब आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई डीड नामक राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि पंजीकरण को सरल और सुलभ बनाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा माई डीड नाम का एक राष्ट्रीय जो है आपका क्या लाया है, प्रोग्राम लाया है, जिसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है ये, जिसके तहत जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है ना, उसके लिए डीड बनाने के लिए और बहुत सारे पंजीकरण कराने के लिए कार्यालयों के, तहसील के चक्कर लगाए जाते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें भूमि पंजीकरण को आसान किया जाएगा, पारदर्शी किया जाएगा और ऑनलाइन बनाया जाएगा सारी चीज़ों को, और इसका नाम दिया गया है माई डीड। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यह प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें नागरिक अब ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तहसील कार्यालय में सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूज़ का बुलेटिन रहा है, देख सकते हैं आप। हिमाचल में ज़मीन रजिस्ट्री के लिए अब केवल एक बार जाना होगा कार्यालय। सीएम ने माई डीड का किया शुभारंभ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है समझने वाली। राजस्व विभाग में डिजिटल बदलाव आए हैं, जिसमें प्रॉपर नई जमाबंदी प्रणाली लाई गई है, जिसमें आम नागरिकों को इससे अवेयर कराया जाएगा। ठीक है, आम नागरिकों के लिए बहुत सारे कैंपेनिंग्स होंगे जिसमें इसमें अवेयर कराया जाएगा। ई रोज नामचा में क्या होगा, अब पटवारियों के लिए पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें वो डेली रिपोर्टिंग करेंगे। समझ रहे हो? अब कारगुजारी मॉड्यूल क्या है, तो जितने भी राजस्व कर्मचारी होंगे, राजस्व का क्षेत्र है, जमीन जैसे बिक्री करते हैं या खरीदी करते हैं या जो भी होता है, तो उसमें जो रजिस्ट्री पेपर होता है, तो आप एक शुल्क जो है वो राजस्व को प्रदान करते हैं, जिसे हम रजिस्ट्री शुल्क के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो
राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व क्या होता है? तो किसी भी राज्य का एक आर्थिक बैंक या राजस्व इन द सेंस कि रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कि सरकार जिससे पैसा प्राप्त करती है वो विभाग, उसी को ही तो जाएगा ना पैसा, सरकार का खजाना भरेगा उससे। क्लियर हुआ? तो ये जो है रोजगुजारी मॉड्यूल जो है, जितने भी राजस्व कर्मचारी होंगे उनकी ऑनलाइन उपस्थिति और कार्य रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाया गया है। मतलब वो भी जो है क्या करेंगे, सारे काम को ऑनलाइन करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उनका रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग उनको अपडेट करना होगा। तो कितना अच्छा ये सिस्टम बनाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा माई डीड के नाम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रिय साथियों। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र नामक पहल शुरू किया है? तो केंद्र सरकार का एक क्या है, ये शिक्षण संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। ठीक है, तो इसे आप IIM सुने होंगे, लेकिन हिंदी में इतना खतरनाक नहीं सुने होंगे कि आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, IIM कोझिकोड के द्वारा एक बहुत ही अच्छा ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र चालू किया गया है, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें सीधा सीधा क्या लाया जा रहा है, एक नवाचार लाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा में नए प्रयोग करना और ज्ञान को बेहतर तरीके से साझा करना। आप सभी इस बात को समझते होंगे कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं अब पारंपरिक होते जा रही है। सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत नजर आती है। जितना हम रीडिंग पर्पस से पढ़ाई करने से बेहतर यह है कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्र हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर 11th 12th करके ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन वही क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के GS का पोर्शन, या जिसे हम सामान्य अध्ययन का पोर्शन जो हम पढ़ते हैं, वो क्लास 1 से लेकर 10th तक के ही रहते हैं। मैं कुछ उल्टा बोल दिया तो मैं सीधा बोल देता हूं आप लोगों को कि क्लास 1 से लेकर 10 तक के जो पढ़ाई हम करते हैं उसी पढ़ाई को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आकर पढ़ रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकल वे पे सारी चीज़ों को पढ़ा जाता तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी पहले ही कर लिए होते। तो यही चीज़ है मेरे प्रिय साथियों कि शिक्षा में नवाचार या शिक्षा में जो है नए प्रयोग करना, ज्ञान को बेहतर तरीके से साझा करना, ये बहुत ज़रूरी है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान या IIM कोझिकोड का एक बहुत ही अच्छा पहल है, जिसमें नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। शैक्षणिक कंटेंट, नए नए कंटेंट बनाए जाएंगे, प्री रिवॉर्डेड कंटेंट्स बनाए जाएंगे, छात्रों व शिक्षकों के लिए लाभदायक शिक्षा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संवाद का केंद्र बनाया जाएगा, अनेक भाषाओं का अध्ययन, अनेक भाषाओं से संबंधित जानकारी, अनेक भाषाओं से संबंधित वार्तालाप, इन सभी चीज़ों पे जो है हम बल देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि कहाँ है? कोझिकोड में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार का ये एक शैक्षणिक संस्थान है। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो भाई रसल द मसल मतलब आंद्रे रसल जो है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2019 के बाद से ही जो है इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना चालू कर दिया था। अब 2025 में इन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब वेस्ट इंडीज से वो अंतर्राष्ट्रीय आपका क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन IPL खेलते हुए दिखेंगे आपको लीग मैचेस खेलते हुए दिखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस है, उन्होंने भी जो है संन्यास लिया था, वर्तमान में वो T20 फॉर्मेट में खेलते हैं। तो खेल तो नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो जाती ही नहीं है। ठीक है, खैर, तो आ जाते हैं हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। रिवीजन करते हैं फटाफट। संजय कौल जो कि गिफ्ट के क्या बन गए हैं? तो आपका प्रबंधक निदेशक और CEO बन गए हैं। ठीक है, असम सरकार के द्वारा
एक्वाटेक पार्क बनाया गया है, जो कि भारत का पहला एक्वाटेक फार्म है। ठीक है। कर्नाटक में जो है सिंगादुर ब्रिज बनाया जा रहा है, नितिन गडकरी जी ने इसका लोकार्पण किया है। सिक्किम में घुमंतु गांव या जिसे हम नोमेड विलेज कहते हैं वो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। हमारा सत्र यहां नहीं कंप्लीट हुआ है। मौर्य काल में प्रणयम था। प्रणयम क्या था? प्रणयम। ठीक है, मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, आपको आंसर देना है इसका। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।